हेलो गाइज, वेलकम टू द सिविल पॉइंट यूट्यूब प्लेटफॉर्म। तो एक बार फिर आपका हार्दिक अभिनंदन है। डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं। इसका लेक्चर फर्स्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट इसके अंदर अपन सीखने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि आप लोग जानते हो यार, मैंने एक कोर्स लॉन्च किया हुआ था स्पेशली फॉर डिप्लोमा इन 6th सेमेस्टर सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए, जिसके अंदर अपन एक कंप्लीट पैकेज लेकर के चल रहे हैं, जिसके अंदर आपको तीनों सब्जेक्ट का कंप्लीट लेक्चर मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ, जिसमें QSC सेकेंड हम लोगों ने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ली थी। PHE के लेक्चर आपको मिल रहे हैं और उसके साथ ही पैरेलल मैंने बोला था कि डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर भी मैं लेकर के चलूँगा। तो उसी का ये लेक्चर नंबर फर्स्ट है। बहुत ही शानदार तरीके से मैं इसे पढ़ाने वाला हूँ। वन ऑफ माय फेवरेट सब्जेक्ट है डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। तो आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है मेरे साथ पढ़ करके। ओके दोस्तों, तो हाँ, अगर आप अभी तक चैनल पर नए हो, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन जरूर प्रेस करो, ताकि आने वाली आपकी जो आपको वीडियो की जो है नोटिफिकेशन मिलने लगे। ठीक है, और इसके साथ आपको एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। अगर आप अपनी पढ़ाई को लेकर के सीरियस हैं रियल में और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस टाइम पे एक सीरीज चल रही है SSC JEE, व्यापम JEE सब इंजीनियर और UP SSC JEE राजस्थान JEE, इन सभी एग्जाम को फोकस करके, जिसमें हम लोग पहले तो माइंड मैप किसी सब्जेक्ट को उठा करके उसका माइंड मैप डिस्कस करते हैं, उसके रिलेटेड कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं। इसके बाद फिर अपन उसके प्रीवियस ईयर SSC JEE की जो भी प्रीवियस ईयर हो सारे बहुत ही शानदार तरीके से कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है आपके लिए ये चैनल। ओके दोस्तों, और हाँ, अपने अगर आपको जो कंटेंट अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों तक शेयर जरूर किया करिए और वीडियो को लाइक करके जाइए, और अपने जो भी आपके डाउट्स हो अपने हमें कमेंट बॉक्स पे बता सकते हैं। अगर अभी फेसबुक में फॉलो नहीं किया तो द सिविल पॉइंट के फेसबुक पेज को जरूर लाइक कीजिए, ताकि आपको जो भी ये कंटेंट मैं यहाँ पास आपको पढ़ा रहा हूँ इसकी PDF आपको डायरेक्ट वहीं से मिल सके। ठीक है दोस्तों, ये तो होगी आपके लिए जानकारी। अगर आप अभी 6th सेमेस्टर पे हैं और लॉकडाउन चल रहा है तो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अगर घर बैठ करके बहुत ही शानदार तरीके से अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करना चाहते हैं वीडियोज़ के थ्रू, तो आप हमारा कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि बहुत ही कम या अफोर्डेबल प्राइस पर है। ओनली 1000 रुपीज़ पर आपको तीनों सब्जेक्ट के कंप्लीट कोर्स मिल रहे हैं, जिसके अंदर मैं आपका पूरा कोर्स कंप्लीट करवा रहा हूँ, और साथ में आपको आपके डाउट सेशन भी, आपको किसी प्रकार के डाउट नहीं होंगे। ठीक है, सारे डाउट सेशन भी मैं लेकर के चल रहा हूँ। तो ये मेरा एक कंप्लीट पैकेज है, इसे आप ज्वाइन कर सकते हो। इसे ज्वाइन करने के लिए आपको हमें व्हाट्सएप पर संपर्क करना पड़ेगा। ठीक है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, और अपनी कैसे ज्वाइन करना है कोर्स को, सारी जानकारी आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। ये नंबर आपको डिस्क्रिप्शन लिंक पर भी मिल जाएगा। ओके, और हाँ, आज कुछ मैं पढ़ाता कैसा हूँ इसके रिलेटेड PHE के भी बेसिक वीडियोज यूट्यूब पे पड़े हुए हैं मेरे चैनल पर, और QSC सेकेंड के भी डले हुए हैं, और स्टील का तो आज मैं डेमो दे ही रहा हूँ आपको। तो आप पहले तो देख सकते हो क्वालिटी, देन इसके बाद आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। ओके, तो चलो अब डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं अपन। क्या डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर का लेक्चर फर्स्ट है, और इसके अंदर कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे। क्या क्या सिलेबस है इसका, कैसे मैं इसको लेकर के चलने वाला हूँ, ये सारी चीज़ें आज आप लोग के साथ डिस्कस करूँगा। तो चलो मैं आपको लेकर चलता हूँ व्हाइट शीट के ऊपर, और मैं बहुत ही शानदार तरीके से इसे एक्सप्लेन करता हूँ। ओके दोस्तों, आ चुके हैं हम लोग एक वाइट शीट के ऊपर, और यहाँ मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ भाई डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर किस तरह से हम लेकर के चलने वाले हैं, इसका क्या क्या सिलेबस है और क्या क्या इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। तो पहली चीज़ तो आपको मैं एक चीज़ एक्सप्लेन कर दूँ। देखो दोस्त, हम लोग क्या स्टार्ट कर रहे हैं, DSS मतलब डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। किसी भी सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले उसकी मीनिंग पता होनी चाहिए कि सब्जेक्ट कहना क्या चाहता है। डिजाइन का मतलब आप समझते हैं, इस RCC के अंदर आपने पढ़ा है कि जिस भी स्ट्रक्चर को आप डिजाइन कर रहे हैं, ठीक है, उसकी डायमेंशन को फाइंड करना, यही हम लोग समझे। RCC के अंदर आपने भी पढ़ा है, जस्ट अभी RCC पढ़ के आ रहे हो आप लोग 5th सेमेस्टर पर, तो यही समझो कि उसकी डायमेंशन फाइंड करो। डायमेंशन बोले तो क्या, शेप हो सकती है, साइज हो सकती है, क्रॉस सेक्शन एरिया हो सकता है। ठीक है, इसी को अपन लोग बोलते हैं डिजाइन करना। बात सही है ना? ठीक है दोस्त, इसके बाद क्या आता है, डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। स्टील क्या होता है अभी समझेंगे, स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर अपन लोग जो सिविल इंजीनियरिंग के अंदर जो भी चीज़ें कंस्ट्रक्ट करते हैं उसी को अपन लोग स्ट्रक्चर बोलते हैं। लाइक ब्रिज हो गया, लाइक रोड्स हो गए, आपके टनल हो गए, आपके बिल्डिंग्स हो गए, ये सारे आपके हो गए स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर बनाने वाले हैं किससे, स्टील से। तो ऐसे स्ट्रक्चर की डिजाइनिंग करनी है इस सब्जेक्ट के अंदर जो कि स्टील से बना होगा। ठीक है, तो स्टील से बने हुए स्ट्रक्चर की डिजाइन करनी है। डिजाइन मतलब उनके लिए आपको क्रॉस सेक्शन एरिया फाइंड करना है, उनके लिए शेप साइज डायमेंशन फाइंड करनी है। ये आपका इस सब्जेक्ट का मोटिव है। पहली बात क्लियर हो गई, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब चलते हैं अपन आगे। क्या आपको चीज़ें कि सबसे पहले देखो पढ़ने के वाले हैं स्टील स्ट्रक्चर। स्टील का बनाने वाले हैं ना, तो समझ लेते हैं भाई स्टील क्या है। पहली चीज़ तो समझ लो कि स्टील क्या है। स्टील को समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि भाई स्टील आया कहाँ से। तो देखो दोस्त, पृथ्वी से, ठीक है, पृथ्वी से अपन लोग को क्या मिलता है, आयरन ऐश के फॉर्म में, फिर अपन उसका सांद्रण करके शुद्ध लोहा निकाल लेते हैं। बात सही है ना? कोई दिक्कत नहीं, आपने इसकी कई सारी सांद्रण की मेथड पढ़ी होगी, यहाँ तक कहानी आपने पढ़ रखी है। इसके बाद क्या होता है, ये जो लोहा मिलता है आपको, ये जो आयरन मिलता है इसको अपन लोग प्योर आयरन बोलते हैं। ठीक है, प्योर आयरन बोलते हैं। ये जो आयरन मिलता है ये शुद्ध लोहा होता है, जिसकी डक्टिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। क्या होती है, डक्टिलिटी
बहुत ज़्यादा होती है और स्ट्रेंथ बहुत कम होती है। ठीक है, डक्टिलिटी ज़्यादा होती है और स्ट्रेंथ कम होती है। अब ये दोनों क्या चीज़ें होती हैं? तो देखो दोस्तों, स्ट्रेंथ किसी भी मटेरियल की वह प्रॉपर्टी है जिस पर अगर हम लोग लोड लगाते हैं तो डिफॉर्मेशन बहुत कम होता है और हमें एक अच्छी खासी मजबूती मिलती है। मजबूती समझ सकते हो भाई, स्ट्रेंथ जितनी ज़्यादा हो कि वह मटेरियल उतना ही ज़्यादा मजबूत होगा, उतना ही ज़्यादा टिकाऊ होगा। शुद्ध देसी भाषा में ऐसे समझ सकते हो। डक्टिलिटी क्या चीज़ होती है? डक्टिलिटी देखो क्या है कि डक्टिलिटी किसी मटेरियल का वह गुण है, डक्टिलिटी किसी मटेरियल का वह गुण है जिसके कारण कोई मटेरियल फेल होने से पहले लार्ज डिफॉर्मेशन शो करता है। लार्ज डिफॉर्मेशन शो करता है क्या मतलब इसका? कि जैसे मैं बोलता हूँ कि आपके पास एक 100 सेंटीमीटर की कोई रॉड है, ठीक है, 100 सेंटीमीटर कोई स्टील रॉड है। अब आपने इस पर फोर्स लगाया, इसको खींचा, ठीक है, इसको खींचा तो ये टूटेगा। फेलियर का मतलब होगा कि टूट के अलग हो जाए। ठीक है, ऐसे आप इधर से भी खींच रहे हो, इधर से भी खींच रहे हो तो ये टूट करके अलग हो जाए। तो ये टूटने से पहले अपनी लेंथ को मतलब खींचोगे तो बढ़ेगा, तो ये कितना ज़्यादा बढ़ा सकता है। ठीक है, कितना ज़्यादा बढ़ा सकता है। कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जैसे कि आपका कांच हो गया, ठीक है, जैसे कि आपका ग्लास हो गया। ग्लास को आप खींचो, उसमें बिल्कुल भी डिफॉर्मेशन नहीं होता है, तुरंत फट से टूट जाता है ना, तो एक प्रकार का ब्रिटल मटेरियल कहलाएगा। डक्टाइल मटेरियल क्या है? जिसके अंदर फेलियर से पहले एक लंबी दूरी तय करे। जैसे आपने च्युइंगम खाया, उसको खींचते जाओ, खाने के बाद निकाल खींचो तो काफ़ी लंबा फैल जाता है ना, वैसे ही मटेरियल होते हैं कि भाई फेलियर से पहले काफ़ी लंबा डिफॉर्मेशन शो करते हैं। तो ऐसे मटेरियल को बोलते हैं अपन क्या? डक्टाइल मटेरियल। अब काफ़ी लंबा का मतलब क्या है? कितना डिफॉर्मेशन शो करेंगे। ठीक है, आपने एक ऐड देखा होगा, काफ़ी ज़्यादा फेमस था टिकटॉक पे कि भैया एक मीठा पान बना दो। बोले कितना मीठा? बहुत मीठा। कितना मीठा? रसगुल्ला डाल दें, सुना है ना। तो वैसे भाई कि मतलब लार्ज डिफॉर्मेशन शो करा तो कितना लार्ज, किस क्राइटेरिया आप बताओ, नहीं मतलब फिक्स क्राइटेरिया बताओ कि इससे ज़्यादा हुआ तो फिर अपन उसको क्या बोलेंगे? डक्टाइल। अगर नहीं हो तो उसको बोलेंगे ब्रिटल। तो एक क्राइटेरिया होता है कि अगर आपका जो डिफॉर्मेशन 5% से ज़्यादा हो गया, डिफॉर्मेशन अगर 5% से ज़्यादा शो कर रहा है, कहने का मतलब है कि अगर 100 सेंटीमीटर की आपकी रॉड है तो अगर वो 5 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा बढ़ जाती है डिफॉर्मेशन से पहले, फेलियर से पहले, तो उसको बोलेंगे कि डक्टाइल मटेरियल है। अदरवाइज वाइस वर्सा, मतलब ब्रिटल मटेरियल है। बात सही ना? कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब अपन पॉइंट पे कहाँ थे? तो देखो दोस्तों, क्या हुआ? जब भी शुद्ध आयरन मिला आपको अर्थ से, जब भी आपको शुद्ध आयरन मिला अर्थ से, तो इसकी डक्टिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर अपन इसको डायरेक्ट यूज कर लेते हैं अपने स्ट्रक्चर को बनाने के लिए, तो जब भी इस पर लोडिंग लगेगी तो बहुत ज़्यादा फैल जाएगा, है ना। मान लो आपने इसकी कुछ भी एक बीम बना दी, इसके ऊपर ऐसे ऐसे लोडिंग लगी तो फैल के ऐसा हो जाएगा ना। तो इससे आपकी क्या है? स्ट्रक्चर आपका फेल हो जाएगा। फेल मतलब टूटेगा नहीं, बट खराब दिखेगा ना। ऐसे लटकी हुई बीम आपको अच्छी लगती है क्या? घर पे नहीं लगेगी। तो अपन लोग क्या करते हैं? अपने को स्ट्रेंथ चाहिए इसकी, तो अपन इसके अंदर बाहर से कुछ मिलाकर मटेरियल को मिला देते हैं, कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल को ला करके इसके अंदर ऐड कर देते हैं। वो एक्स्ट्रा मटेरियल आपका क्या होगा? तो वो आपका एक्स्ट्रा मटेरियल होता है कार्बन। ठीक है, इस केस में अपन क्या मिलाते हैं? कार्बन। तो इसमें अपन कुछ कार्बन का परसेंटेज मिला देते हैं। क्या मिलाते हैं अपन? कार्बन का कुछ परसेंटेज। ये कितना हो सकता है? तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा स्टील बार बनाना चाहते हो, क्योंकि जो स्टील बार्स होती है वो कई प्रकार की होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप HYST बनाना चाहते हो, हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार, या माइल्ड स्टील बनाना चाहते हो। ठीक है, माइल्ड स्टील बनाना चाहते हो। ये दो प्रकार की बार्स मेनली आप यूज करते हो सिविल इंजीनियरिंग के अंदर। तो माइल्ड स्टील के केस में जो कार्बन का परसेंटेज होता है शुद्ध आयरन में, ये मिलाते हैं अपन 0.12% से लेकर के 0.25% तक। ठीक है, 0.12% से लेकर के 0.25% तक। अच्छा, ये तो होगी माइल्ड स्टील की बात। माइल्ड स्टील को Fe250 भी बोलते हैं। ठीक है, याद रखना, Fe250 भी बोलते हैं। ये Fe250 क्या है? ये Fe मतलब हो गया आयरन, 250 इसकी यील्ड स्ट्रेंथ होती है। ठीक है, इसकी यील्ड स्ट्रेंथ होती है 250 न्यूटन पर mm², यानी कि 250 न्यूटन के फोर्स से ये यील्ड करना स्टार्ट करता है, मतलब इसमें डिफॉर्मेशन आना स्टार्ट होता है। ठीक है, इतनी बातें आपने सोम के अंदर भी पढ़ी होंगी, पर मैं एकदम बेसिक से लेकर के चल रहा हूँ। ओके दोस्त, अब बात आती है यहाँ पास किसकी? ये जो आपका HYSD बार है। देखो ये HYSD बार क्या होता है? इसमें अगर अपन कार्बन के परसेंटेज कितना लेते हैं, कार्बन का परसेंटेज HYSD बार के लिए कितना होता है? HYSD बार के लिए जो कार्बन का परसेंटेज होता है ये होता है आपका 3 से 4%, 3 to 4%। ठीक है, 3 to 4% अपन ऐड करते हैं। तो सीधी सी बात है कि अगर आप कार्बन बढ़ाते जाओगे, ठीक है, कार्बन बढ़ाते जाओगे तो स्ट्रेंथ तो बढ़ती जाएगी, बट डक्टिलिटी बहुत कम होती जाएगी। तो हमको इतना भी नहीं मिलाना कि डक्टिलिटी बिल्कुल ही खत्म हो जाए, मटेरियल आपका ब्रिटल हो जाए। क्योंकि अगर मटेरियल ब्रिटल हो गया तो और आपने उसकी कोई बीम बना दी, और मान लो सपोज दैट इसके ऊपर कभी कभी लोडिंग आ गई, ठीक है, इसके ऊपर कभी अचानक कोई लोडिंग आ गई, तो ये मटेरियल टूटेगा तो कैसे टूटेगा? एकदम अलग हो जाएगा। अलग हुआ मतलब सांस से आकर टूट गया। आप नीचे बैठे हो, आपके ऊपर छत आके गिर गई, आपकी बीम आपकी गिर गई, तो आपको संभालने का मौका भी नहीं मिला, आप तुरंत वहीं पास भगवान के को हो जाओगे, है कि नहीं। तो ऐसे केस में अपन क्या करते हैं? कुछ ब्रिटलनेस रहने देते हैं मटेरियल के अंदर। मतलब ब्रिटलनेस भी जरूरी है, लेकिन ब्रिटलनेस उतनी जरूरी नहीं जितनी कि प्योर आयरन के अंदर होती है। इसलिए हमको स्ट्रेंथ भी चाहिए, तो अपन लोग कार्बन का कुछ कंटेंट ऐड कर देते हैं। ये है बेसिकली इसके पीछे का कॉन्सेप्ट।
तो आपको दो चीज़ समझ में आ गई। स्टील क्या होता है आपका, स्टील वही आपका Fe में जो आप मिलाते हो कार्बन, Fe प्लस कार्बन ही आपका स्टील कहलाता है। ये दो प्रकार का बताया मैंने, माइल्ड स्टील और HSD बार्स, ठीक है। HSD बार को Fe415 कहते हैं। ये इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी यील्ड स्ट्रेंथ 415 होती है और इसकी यील्ड स्ट्रेंथ 250 होती है। अंतर आप यहीं पास से देख सकते हो कि भाई जो आप HSD बार ले रहे हो उसमें आपने कार्बन कंटेंट कितना मिलाया है, 3 से 4%, तो इसकी जो यील्ड स्ट्रेंथ हो कितनी हो गई है, ये हो गई है आपकी Fe 415, मतलब 415 न्यूटन पर एम स्क्वायर हो गई। वहीं आप माइल्ड स्टील की बात करें तो इसमें आपने मिलाया 0.12 से लेकर के 0.25% तक, तो इसकी जो आपकी यील्ड स्ट्रेंथ है वो कितनी होगी, 250 न्यूटन। तो आप समझ सकते हो अंतर, ठीक है। लेकिन अब क्या है, ये HSD बार के अंदर डक्टिलिटी कम होती है एज कम्पेयर टू माइल्ड स्टील, बस यही आपका लॉस है। यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। अब चलते हैं अपन आगे। अब दोस्तों क्या है, स्टील आपने समझ ली है, एक कॉन्सेप्ट और होता है क्या, स्टील आपने समझ ली है, एक और होता है स्टेनलेस स्टील। सुना नाम इसका, बताओ क्या होता है ये। देखो आपने घरों के अंदर आपके जो बर्तन होते हैं स्टील के, ग्लास हो गई, थाली हो गई, चम्मच हो गए, ये सब क्या होते हैं, स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं। इसकी एक विशेषता ये है, कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि ये जो आपका स्टेनलेस स्टील होता है ये कोरोजन रेजिस्टेंट होता है। कोरोजन मतलब जंग नहीं लगती इसके अंदर। देख रहे हो ना आप लोग, खाना खाते हो उसके अंदर, फिर उसको आप धुलते हो पानी में, तो क्या जंग लग जाती है, नहीं लगती। क्यों, क्योंकि इसके अंदर एक ऐसा पदार्थ मिलाया जाता है जो इस लोहे को कोरोजन रेजिस्टेंट बना देता है, स्टेनलेस स्टील बना देता है। उस पदार्थ को अपन लोग बोलते हैं क्रोमियम, ठीक है, उस मटेरियल को बोलते हैं क्रोमियम। तो क्रोमियम का कितना % मिलाया जाता है, तो शुद्ध आयरन के अंदर, प्योर आयरन के अंदर क्रोमियम मिलाते हैं अपन कितना, 11%, ठीक है। 11% क्रोमियम मिला दो तो जो बनेगा उसको बोलेंगे अपन स्टेनलेस स्टील। और इसी क्रोमियम के कारण इस जो लोहे की जो प्रकृति होती है वो कोरोजन रेजिस्टेंट बनाती है, मतलब इतने हद तक नहीं लगती है। अभी आप बर्तन को उठा करके एक आध महीने के लिए फेंक दो बारिश में, ठीक है, तो फिर लगने लग जाती है, देखते हो कभी कभी लग भी जाती है। तो डिपेंड करता है क्रोमियम के परसेंट पर, 11% मिलाते हैं और ये कोरोजन रेजिस्टेंट बन जाता है। यहाँ तक आपकी सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट एकदम से क्रिस्टल क्लियर हो गई हैं, ठीक है। अब अपन चलेंगे कुछ और भी कॉन्सेप्ट के अंदर, ठीक है दोस्तों। अब देखो कॉन्सेप्ट ये है कि आपने इससे पहले सोम पढ़ रखा है, तो सोम के अंदर आपने माइल्ड स्टील के कुछ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व भी पढ़ रखे होंगे, ठीक है। अब मैं यहाँ पास स्टील कितनी प्रॉपर्टी हो गई आपकी, अब कुछ एक कंपैरिजन दिखाता हूँ आपको स्टील और एल्यूमिनियम के बीच, ठीक है। कभी कभी पूछ लेता है कि एल्यूमिनियम की कुछ प्रॉपर्टी बताइए एज कंपेयर टू किसके, स्टील के, ठीक है भाई, कि स्टील की तुलना में किस प्रकार का होता है, ठीक है। तो चलो चलते हैं अपन 5 मिनट समझ लेते हैं भाई एल्यूमिनियम के बारे में कुछ। तो देखो दोस्त, एल्यूमिनियम एक प्रकार का पदार्थ ही होता है, आप लोग जानते हो, ठीक है। तो एल्यूमिनियम की मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, ठीक है, एल्यूमिनियम की मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, वो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी स्टील की तुलना का 1/3 होती है, ठीक है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी स्टील की तुलना का 1/3 होती है। अब ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी किस बला का नाम है, तो आप लोग जानते हो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ये आपने पढ़ा है। फिर जब अपन लोग यहाँ से एक प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाते हैं तो ई लेके आते हैं, उसी ई को क्या बोलते हैं अपन, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो ई बराबर होता है आपका स्ट्रेस आउट ऑफ स्ट्रेन, इसी को बोलते हैं अपन क्या, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। अब ये जो इसकी वैल्यू होती है फॉर स्टील के लिए, जनरली स्टील मतलब माइल्ड स्टील की बात करेंगे, जहाँ भी मैं स्टील बोलूँ मतलब माइल्ड स्टील, HSD बार अब जब भी यूज होगा तो उसको बता के होगा भाई HSD बार यूज कर रहे हो। पूरे स्टील स्ट्रक्चर में मेनली आपको माइल्ड स्टील का ही यूज दिखाई देगा, क्लियर है। तो ये जो होती है 2 × 10⁵ होती है, तो जो एल्यूमिनियम की होती है इसके बटा 3 होती है, ठीक है, इसके आउट ऑफ 3 होती है क्या, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। पहली प्रॉपर्टी आपको ये समझनी है, लिख लो इसको, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है इसके अंदर, दूसरी चीज़ ये है कि आपका जो थर्मल कोएफिशिएंट होता है, ठीक है, थर्मल कोएफिशिएंट होता है एल्यूमिनियम का। थर्मल कोएफिशिएंट का मतलब ये होता है किस टेम्परेचर पर आपका जो एल्यूमिनियम होगा वो उसमें डिफॉर्मेशन स्टार्ट होगा। आप लोग जानते हो कि मटेरियल को अगर अपन लोग काफ़ी लंबे समय तक टेम्परेचर देते रहें तो उसके अंदर उसके जो पार्टिकल होते हैं उनके बीच जो अंतराण आणविक बल होता है वो धीरे धीरे कम होने लग जाता है। टेम्परेचर देने से उनके बीच जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो कम हो जाता है और वो एक दूसरे से दूर जाने लग जाते हैं, जिससे उनके में डिफॉर्मेशन आना स्टार्ट हो जाता है और उनकी लेंथ या शेप साइज चेंज होने लग जाती है, ठीक है। इसको बोलते हैं अपन थर्मल एक्सपांसन, ठीक है। तो ये जो होता है एल्यूमिनियम का, ये 2 टाइम्स होता है किसके अंदर, 2 टाइम्स होता है एज कम्पेयर टू स्टील के, ठीक है। तो मतलब कहने का ये है कि जो स्टील है अगर वो 10 डिग्री पर एक्सपांसन स्टार्ट हो रहा है स्टील में, तो एल्यूमिनियम में 20 डिग्री पर होगा। ये 10 डिग्री 20 डिग्री कोई वैल्यू नहीं है, मैं बस जस्ट आपको समझाने का एक प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। इनकी वैल्यू अलग होती है, क्लियर हो गई दोस्तों। अब ठीक है, तीसरे पॉइंट पे आ जाते हैं अपन। तीसरा पॉइंट क्या होता है, डक्टिलिटी, ठीक है दोस्त। डक्टिलिटी क्या होती है, डक्टिलिटी की केस में अगर बात करें तो डक्टिलिटी किसकी ज़्यादा होती है, तो सीधी सी बात है डक्टिलिटी माइल्ड स्टील की ही ज़्यादा होती है। माइल्ड स्टील सब डक्टाइल मटेरियल होता है ज़्यादा, किससे, एज कम्पेयर टू एल्यूमिनियम से, ठीक है। एल्यूमिनियम की जो डक्टिलिटी वो सॉरी इधर होगा, ठीक है, स्टील, माइल्ड स्टील, MS माइल्ड स्टील। तो माइल्ड स्टील की डक्टिलिटी ज़्यादा होती है किससे, एल्यूमिनियम से, पहले चीज़ समझ गए। इसके बाद क्या होता है भाई, आपने माइल्ड स्टील के केस में स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनाया होगा, कैसे बनता है, ऐसे बनता है। तो इसके अंदर डिफाइंड यील्ड पॉइंट होता है, आप लोग जानते हो Fe250 मिलता है यहाँ पास,
पता है ना आप लोग को, पढ़ा है आपने। अच्छा, लेकिन एल्युमिनियम के अंदर ऐसा नहीं होता है। एल्युमिनियम के अंदर आपको ऐसा एक कर्व मिलता है जिसके अंदर डिफाइंड यील्ड पॉइंट नहीं होता है, डिफाइंड यील्ड पॉइंट नहीं होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर 0.2% से इधर एक ऑफसेट डालते हैं, यहाँ से एक टेंजेंट डालते हैं, दोनों जहाँ पे कट करते हैं इसी पॉइंट को, नहीं मतलब इधर से पहले क्या डालते हैं टेंजेंट, इसके पहले 0.2% से क्या बोलते हैं ऑफसेट, और यहाँ पर जहाँ पे कट करते हैं इसी को बोल देते हैं अपन इसका यील्ड स्ट्रेंथ। ये पास इसकी यील्ड स्ट्रेंथ ले लेते हैं। तो इसमें यील्ड पॉइंट फाइंड करने के लिए अपन ऑफसेट मेथड का यूज करते हैं, और यही सेम कॉन्सेप्ट होता है किसके अंदर, HYSD बार के भी अंदर। बात क्लियर हुई। चलो दोस्त आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पास स्ट्रेंथ की बात करो तो स्ट्रेंथ एल्युमिनियम की कम होती है एज कम्पेयर टू माइल्ड स्टील। समझना मेरी बात को। देखो डक्टिलिटी भी कम है और स्ट्रेंथ भी कम है, लेकिन यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है बेसिकली, ठीक, क्योंकि डक्टिलिटी और स्ट्रेंथ दोनों के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जिसकी डक्टिलिटी कम होगी उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, लेकिन यहाँ पास क्या हो रहा है, डक्टिलिटी भी कम है और स्ट्रेंथ भी कम है। ऐसा कैसे हो गया, आप बताओ मुझे, ऐसा कैसे हो सकता है दोस्त। तो देखो स्ट्रेंथ, देखो स्ट्रेंथ भी माइल्ड स्टील की ज़्यादा होती है, MS की स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होती है किससे, एल्युमिनियम से। ऐसा इसलिए होता है कि अपन पर यूनिट वेट के टर्म में देखते हैं। अगर अपन मतलब सॉरी अपन जनरली देखते हैं, अगर अपन पर यूनिट वेट के टर्म में देखें ना, पर यूनिट वेट का मतलब क्या है, आप 1 kg एल्युमिनियम ले आओ और आप 1 kg माइल्ड स्टील ले आओ, ठीक है। अब दोनों की आप स्ट्रेंथ को कंपेयर करो तो 1 kg एल्युमिनियम की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। समझ रहे हैं मेरी बात को, क्योंकि कि इसका यूनिट वेट कम होता है, तो जितने एक एरिया को ये कवर करता है उतने एरिया में ये ज़्यादा वेट ले लेता है, इसलिए इसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। अब मेरी बात समझना आ गई होगी मेरे हिसाब से। तो यूनिट वेट के हिसाब से अगर देखेंगे तो एल्युमिनियम का ज़्यादा होता है, वैसे अगर देखते हैं अपन तो किसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, माइल्ड स्टील की, ठीक है। सीरीज बात ये है कि जहाँ पास आप एल्युमिनियम का स्ट्रक्चर यूज कर रहे हो उसका वेट है अगर 10 kg, तो वहाँ पास माइल्ड स्टील अपन 15-18 kg होगा। सीरीज बात इसकी यूनिट वेट ज़्यादा होगी, इसलिए इसकी स्ट्रेंथ बढ़ गई। बाकी अगर इसकी 18 kg ले लें, इसका भी 18 kg ले लें, तो एल्युमिनियम की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, मतलब यूनिट वेट के बेसिक से ज़्यादा होती है, ठीक है। देखो यार मेरे, आप ना इस लिखने के भरोसे मत रहा करो, आप मेरी बातों को सुन करके अपने नोट्स बनाते रहा करो, ठीक है। अब बात आती है किसके, डिफॉर्मेशन की, ठीक है, ओके, हाँ ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। और क्या होता है, एल्युमिनियम आपका कोरोजन रेजिस्टेंट होता है, माइल्ड स्टील आपका कोरोजन रेजिस्टेंट नहीं होता, ये आपको बेसिक समझना पड़ेगा। डाउट मत लाना, मैंने जो बताया कोरोजन रेजिस्टेंस वो आपका स्टेनलेस स्टील है, ना कि माइल्ड स्टील है। माइल्ड स्टील जंग लगता है माइल्ड स्टील के अंदर, आपने देखा लोहे में जंग लग जाती है ना, जो भी आपके ऐसे बार्स होती हैं जो आपको घर बनाने में यूज होते हैं, सरिया जिसको बोलते हैं, ठीक है, आता ना टाटा का सरिया, तो इसके अंदर क्या है, इसको आप पानी में रख दो, देखो जंग लग जाती है इसके अंदर, तो कहाँ फिर कोरोजन रेजिस्टेंट हुआ। अगर इसमें जंग ना लगती तो अपन लोग RCC के अंदर कवर प्रोवाइड करते थे, कुछ नॉमिनल कवर देना जरूरी है आपको, देते थे ना, मतलब क्योंकि भाई बाहर का पानी ना आए तो जंग ना लगे। याद करो, थोड़ा सा जोर डालो अपने दिमाग पे, हैं तो डालते थे। अगर ऐसा ना होता तो क्यों देते अपन नॉमिनल कवर 20 mm का, 30 mm का, नहीं देते भाई, फालतू का सीमेंट खर्चा करना, तो इसलिए देना पड़ता, क्योंकि ये कोरोजन रेजिस्टेंट नहीं है, लेकिन एल्युमिनियम कोरोजन रेजिस्टेंट है। और एल्युमिनियम के अंदर क्या चीज़ होती है, एल्युमिनियम के अंदर एक और खासियत होती है कि लेस मेंटेनेंस की आवश्यकता होती है, मतलब एक बार आपने इसको बना दिया तो मेंटेनेंस ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा, लेकिन इसके अंदर लोहे के अंदर आपको मेंटेनेंस करना पड़ेगा। सर्विस लाइफ ज़्यादा होती है किसकी, एल्युमिनियम की, पर महंगा होता है, सीधी सी बात है, जो पैसे ज़्यादा लगेगा तो ज़्यादा दिन तक टिकेगा, ये एल्युमिनियम महंगा होता है एज कम्पेयर टू माइल्ड स्टील, ठीक है। तो मोर सर्विसिएबल, ठीक है, सर्विसिएबल, इसकी सर्विस लाइफ भी क्या होती है, ज़्यादा होती है। अब एक बार की मैं बात करूँगा, बहुत ही शानदार तरीके का बार है, क्या नाम है इसका, TMT, थर्मो मैकेनिकल ट्रीटेड बार, ठीक है, नाम सुना ही होगा, TMT, थर्मो मैकेनिकल ट्रीटेड बार। ये क्या होता है, बेसिकली ये आपका लैब में बनाया जाता है, ठीक है। देखो दोस्तों हमारा पर्सपेक्टिव क्या है, ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है, थर्मो मैकेनिक ट्रीटेड बार। तो देखो बार मतलब बगल से लिखा हुआ, ठीक है, बार, देखो थर्मो मैकेनिक ट्रीटेड बार, इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, हम लोग एक बार से चाहते क्या है, पहली चीज़ ये समझिएगा, हम लोग चाहते हैं कि उसके अंदर स्ट्रेंथ भी रहे, उसके अंदर डक्टिलिटी भी रहे, लेकिन ये दोनों है एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अगर आप स्ट्रेंथ को बढ़ाने जाओगे तो डक्टिलिटी कम हो जाएगी, डक्टिलिटी को पकड़ के रखोगे तो स्ट्रेंथ नहीं बढ़ पाएगी। तो सीधी सी बात, ये दोनों है एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो हम ऐसा कुछ क्या करें कि हमको दोनों मिले, मतलब हमको तो डक्टिलिटी भी चाहिए, हमको तो स्ट्रेंथ भी चाहिए, तो दोनों कैसे मिले। तो इसके लिए अपन लोग क्या करते हैं, इसके लिए अपन लोग एक काम करते हैं क्या, कि भाई इसकी 2 लेयर पे बनाते हैं, एक ये लेयर हो गई, एक ये लेयर हो गई। इस लेयर को बोलते हैं आउटर लेयर, ठीक है, इस लेयर क्या बोलते हैं अपन, आउटर लेयर। और अंदर वाली लेयर को क्या बोलते हैं अपन, अंदर वाली लेयर को बोलते हैं अपन कोर, ठीक है, अंदर वाले को बोलते हैं कोर। अब ये जो अंदर वाला होता है इसको बना देते हैं अपन सॉफ्ट, ठीक है, जो इस बार को प्रोवाइड करता है क्या, डक्टिलिटी, ठीक है। इस बार को क्या प्रोवाइड करता है अपन, इस बार को क्या प्रोवाइड करता है, डक्टिलिटी प्रोवाइड करता है। ये जो बाहर वाली लेयर है इसको बना देते हैं अपन हार्ड, और जो इस बार को क्या प्रोवाइड करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो अपने को यहाँ से दोनों चीज़ मिल गई ना, बाहर वाला पार्ट आपको स्ट्रेंथ दे रहा है, अंदर वाला पार्ट आपको डक्टिलिटी दे रहा है। अच्छा, इंपॉर्टेंट ये है कि ये किस किस मटेरियल के बने होते हैं। तो जो ये अंदर वाला पार्ट है आपका कोर पार्ट है, ये बना होता है आपका फेराइट परलाइट से, मैं कलर चेंज करके लिख देता हूँ, फेराइट परलाइट से, ठीक है, फेराइट परलाइट, ठीक है, परलाइट, फेराइट परलाइट से बना होता है आपका कोर वाला पार्ट।
और जो आपका बाहर वाला पार्ट है, मतलब जो ये हार्ड वाला पार्ट है, ये बना होता है आपका मर्टेंस्टिक मटेरियल से। किससे, याद रखिएगा ना, मर्टेंस्टिक मटेरियल। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे मर्टेंस्टिक मटेरियल। ओके दोस्त, किससे बना होता है, मर्टेंस्टिक मटेरियल से, जो आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। यहाँ तक आपके कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। चलो अब आगे कुछ और मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बता देता हूँ। ओके दोस्त, ये तो कुछ था बेसिक स्टील का एक इंट्रो आप समझ सकते हो इसे। अब यहाँ से मैं आपको एक सिलेबस दिखा देता हूँ कि इस पूरे स्टील के सफ़र में जो अपन पढ़ने वाले हैं, क्या क्या अपन सीखने वाले हैं, ठीक है, कौन कौन से चैप्टर क्या क्या सिलेबस में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है आपका बेसिक ऑफ स्टील, कॉन्सेप्ट ऑफ डिजाइन ऑफ स्टील, जिसका लेक्चर हम लोगों ने आज स्टार्ट कर दिया है। एक लेक्चर इसके अंदर अभी और बनाएंगे, ठीक है। दूसरा आपका कनेक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है कनेक्शन वाला, ठीक है। काफ़ी सारे क्वेश्चन भर के आते हैं, चाहे कॉम्पिटेटिव हो चाहे आपके एग्जाम हो, मतलब कॉलेज एग्जाम हो। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अंदर बेसिकली 3 टाइप के पढ़ते हैं अपन, बोल्टेड कनेक्शन, रिवेटेड कनेक्शन और वेल्डेड कनेक्शन। बोल्टेड आप लोग के सिलेबस में नहीं है, रिवेटेड है और वेल्डेड है, तो मैं आपको रिवेटेड पढ़ाऊंगा और वेल्डेड पढ़ाऊंगा। इन दोनों के अंदर भी 2 चीज़ें आती हैं, एक डायरेक्ट कनेक्शन और एक इसेंट्रिक कनेक्शन। इन दोनों पर बहुत ही गहराई से शानदार तरीके से बात होगी, ठीक है, और बहुत अच्छे तरह से डिजाइन में आपको सिखाने वाला हूँ, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, बात क्लियर होगी। दूसरा आपका क्या है, टेंशन मेंबर। फिर इसके बाद कंप्रेशन मेंबर आपका सबसे बड़ी यूनिट है। इसके बाद आप पढ़ेंगे स्टील बीम, इसके बाद पढ़ेंगे प्लेट एंड गर्डर, ठीक है। फिर गैंट्री गर्डर का थोड़ा सा आता है, लेकिन प्लेट गर्डर के डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद आपका क्या है, इसके बाद है आपका इंडस्ट्रियल सेट आप लोग में, और प्लास्टिक एनालिसिस। ये प्लास्टिक एनालिसिस आप लोग के चैप्टर में नहीं है, ठीक है। डिप्लोमा के सिलेबस में प्लास्टिक एनालिसिस वाला टॉपिक नहीं है, इसलिए मैं ये प्लास्टिक एनालिसिस वाला टॉपिक आप लोग को नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो आप लोग को मैं जितनी चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ आपको मैंने बता दिया, ठीक है। तो प्लास्टिक एनालिसिस आपको मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ। ओके दोस्त, अब आज थोड़ी सी और कॉन्सेप्ट बची हुई, इसको भी क्लियर करते हैं, फिर इस लेक्चर को फिनिश करते हैं और फिर चलेंगे अपने अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 में बेसिक कॉन्सेप्ट का। ओके दोस्त, तो मैंने आपके सामने एक पीडीएफ ओपन कर रखा है, आप यहाँ पास देख सकते हो। मैं कुछ यहाँ पे बीम सेक्शंस की बात करूँगा, ठीक है। एक जस्ट इंट्रो आपको दिलाना चाहता हूँ, बीम सेक्शन से क्या होते हैं, कितने प्रकार के बीम सेक्शन होते हैं। तो आप देख लो, सबसे पहले आपका बीम का जो सेक्शन होता है, मतलब बीम बनाने के लिए जो अपन सेक्शंस यूज करेंगे वो कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले होता है आपका ISLB क्या होता है, इंडियन स्टैंडर्ड लाइट वेट बीम सेक्शन। लाइट वेट मतलब लाइट से ही समझ सकते हो, हल्का है, ठीक है। इसका यूज कहाँ पे करते हैं अपन, रूफ या ट्रस बनाने में। कहने का मतलब ये है कि अपन अगर स्टील की कोई बीम बना रहे हैं तो उसके लिए कौन से सेक्शन से यूज करेंगे। सेक्शंस इन द सेंस, कहने का मतलब है कि सेक्शंस ऐसा समझ सकते हो इसको आप कि भाई बीम बना रहे हो तो बीम के अंदर उसकी कुछ प्रॉपर्टी है, कोई लाइट वेट होगा, कोई हल्का होगा, कोई भारी होगा, उसके हिसाब से सेक्शंस बांट रखे हैं, ठीक है। आगे भी ये भी समझेंगे इस चीज़ों पर, अभी तो जस्ट इंट्रो है। तो इसको बोलते हैं अपन इंडियन स्टैंडर्ड लाइट वेट बीम सेक्शन। इसका यूज कहाँ पे करेंगे, रूफ ट्रस वगैरह में, ठीक है। अब दूसरी चीज़ क्या होती है, बीम जहाँ भी बात आएगी उसका मतलब है आई सेक्शन, ठीक है। बीम सेक्शन से मतलब है आई सेक्शन। बात करते हैं ISMB, इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम वेट बीम सेक्शन। ये भी दूसरे प्रकार का, इसमें मीडियम वेट हो गया, यहाँ पे लाइट वेट था। अब इसके बाद ISWB की मतलब इंडियन स्टैंडर्ड वाइड वेट बीम सेक्शन, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अपन किसके, ये तो हो गई किसके, आई सेक्शन के इतने एग्जाम्पल थे। बीम अपन जनरली 2 प्रकार की यूज करते हैं, एक होता है आपका आई सेक्शन, दूसरा होता है आपका टी सेक्शन। आई सेक्शन के अंदर ISLB, ISMB और ISWB। टी सेक्शन के अंदर है आपका ISHT, ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड वाइड फ्लेंज सेक्शन, ठीक है। वाइड फ्लेंज का मतलब क्या होता है भाई, उसका जो फ्लेंज होगा, ये टी सेक्शन का जो फ्लेंज होगा, ये वाला पार्ट आपका फ्लेंज कहलाता है, ये वाला पार्ट आपका वेब कहलाता है, ठीक है। तो जो फ्लेंज होगा वो बहुत वाइड होगा, वाइड मतलब बहुत चौड़ा होगा, ठीक है। दूसरा क्या होता है ISSD, ठीक है। ISSD का मतलब क्या होता है, इंडियन स्टैंडर्ड लॉन्ग वेब सेक्शन। लॉन्ग वेब का मतलब एक का तो फ्लेंज चौड़ा, दूसरे का वेब लंबा, ठीक है। इसका वेब क्या होता है, बहुत लंबा होता है, ठीक है, लॉन्ग होता है, वेब लॉन्ग होता है, ये होता है ISSD। तो ये हो गया कुछ सेक्शंस, ये क्या था आपका टी सेक्शन था और आपका क्या हो गया आई सेक्शन। अब अगला देखेंगे अपन, अगला क्या है आपका, हाँ अब बात आते हैं कुछ एंगल सेक्शंस की, ठीक है। आई पढ़ लिया अपन, टी पढ़ लिया, अब कुछ एंगल सेक्शन होते हैं। जनरली अपन 3 प्रकार के एंगल सेक्शन पढ़ते हैं इसके अंदर। तो पहला क्या है आपका इक्वल एंगल सेक्शन, दूसरा अनइक्वल एंगल सेक्शन और तीसरा आपका वल्व एंगल, ठीक है। ये 3 प्रकार के एंगल सेक्शन होते हैं। एंगल आपने देखा, एंगल क्रॉस सेक्शन कुछ ऐसा होता है, ठीक है। एंगल ऑफ क्रॉस सेक्शन आपका कुछ ऐसा होता है। इक्वल एंगल सेक्शन का मतलब क्या होता है, किसके अंदर जो 2 इसकी साइड्स होती हैं दोनों इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। ये जो इसकी 2 साइड्स हैं, इसको अपन L1 बोल देते हैं, इसको अपन L2 अगर बोल देते हैं तो L1 = L2 होना चाहिए, इसको बोलेंगे अपन इक्वल एंगल सेक्शन, ठीक है। दूसरा क्या होता है अनइक्वल एंगल सेक्शन। अनइक्वल एंगल सेक्शन के अंदर अगर जो इसकी 2 साइड्स हैं, ठीक है, ये जो 2 साइड्स हैं, अगर इन दोनों में मान लो एक का है L1 दूसरे का है L2, तो L1 शुड नॉट बी ग्रेटर देन L2, तो इसको बोलेंगे अपन अनइक्वल एंगल सेक्शन। क्लियर। अच्छा, अब इनका यूज कब करना है वो अपन समझेंगे कॉन्सेप्ट के अंदर, बस यहाँ पे जस्ट आप इंट्रो देख लो इनका। इसके बाद होता है आपका वल्व एंगल, ठीक है। वल्व एंगल के अंदर क्या होता है कि जो इसकी एक साइड होती है वो तो पूरी तरह एंगल की तरह ही होती है, लेकिन दूसरी तरफ एक बल्ब लगा होता है, ठीक है, एक स्टील का बल्ब लगा होता है जो इसको एक स्टिफनेस प्रोवाइड करता है। स्टिफनेस मतलब स्टिफनेस कुछ नहीं होता, आप स्टिफनेस को ऐसे समझ सकते हो, रिफ्लेक्शन का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है।
डक्टिलिटी का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मान सकते हो इसको। और इसका क्या एक और बोल सकते हैं उसको अपन, मेरे को वर्ड नहीं आ रहा है इसका, जो मतलब क्या बोलेंगे उसको, अपोजिट स्टिफनेस का अभी बताता हूँ, याद आ जाए थोड़ा सा, ठीक है। तो आप इसको ऐसा समझ, स्टिफनेस मतलब समझ सकते हो मजबूत, जो जितना स्टिफ होगा मटेरियल वो इतना ज़्यादा मजबूत होगा, उसमें डिफ्लेक्शन उतना ही कम होगा। तो ये इसके अंदर क्या है, इस बल्ब के कारण इसमें स्टिफनेस आ जाती है, थोड़ी सी मजबूती बढ़ जाती है। तो आपने इसका एंगल सेक्शन पढ़ लिया, ठीक है, ओके। हाँ, याद आ गया। तो देखो यार, जो क्या बोलते हैं, स्टिफनेस का आप अपोजिट समझ सकते हो फ्लेक्सिबिलिटी, है ना। मतलब स्टिफनेस ज़्यादा होगी तो फ्लेक्सिबिलिटी उतनी ही कम होगी, फ्लेक्सिबल नहीं होगा मटेरियल। अगर फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा तो उसकी स्टिफनेस बहुत कम होती है, जस्ट होता है। अच्छा, इसके बाद क्या आपका, ये तो हो गया किसके बाद, एंगल सेक्शन की। एक होता है चैनल सेक्शन, आपने देखा कुछ ऐसे करके होते हैं, ठीक है। इन दोनों को अपन सेम तरह इस तरह से भी लगा सकते हैं, और इसको अपन ऐसे करके भी लगा सकते हैं, ठीक है, ऐसे करके भी लगा सकते हैं, और सामने सामने करके भी, अलग अलग तरीके से इनका यूज करेंगे अपन स्टील को डिजाइन करने में। ये हो गया आपके चैनल सेक्शन। फिर आपके क्या होते हैं भाई, फ्लैट्स होते हैं, ठीक है, फ्लैट्स होते हैं। फिर एक तो क्या होती है, प्लेट होती है। फ्लैट के अंदर क्या होता है, थिकनेस पतली होती है, फ्लैट हैं पतले होते हैं, लेस वाइड होते हैं, कम चौड़े होते हैं, और लंबे होते हैं। कुछ ऐसा करके सेक्शन होता है, मतलब पतले होते हैं, चौड़े कम होते हैं, और लंबे ज़्यादा होते हैं। इनको बोलते हैं अपन फ्लैट, ठीक है, फ्लैट। और इसके बाद क्या होती है आपकी प्लेट्स होती हैं। प्लेट मतलब थिन होती हैं, चौड़ी होती हैं, और लंबी होती हैं, इस साइज़ की होती हैं, ठीक है। मतलब वाइड होती हैं ये, और लॉन्ग होती हैं, और ये वाइड नहीं होती हैं, केवल लॉन्ग होती हैं, ऐसे समझ सकते हो बस, ठीक है। इनका यूज करेंगे अपन सेक्शंस को देखने के लिए। हाँ, अब इसके अंदर आपको क्या करना है, जब भी अपन स्टील स्ट्रक्चर, आपके पास दो तीन चीज़ें होनी चाहिए। पहली चीज़ तो आपको आपकी जो भी यहाँ पढ़ो तो आप नोट्स होने चाहिए। दूसरी चीज़ आपके पास एक स्टील टेबल होनी चाहिए, ठीक है। स्टील टेबल मस्ट है, तभी आप स्टील पढ़ पाओगे, अदरवाइज कोई मतलब नहीं बनता फिर, ठीक है। तो स्टील टेबल अगर आपके पास नहीं है तो फिर ले आइए, और फिर स्टार्ट करते हैं शानदार तरीके से। तो ये आपका हो गया फर्स्ट टॉपिक का कुछ कॉन्सेप्ट। जस्ट अगले लेक्चर में अपन इसके अंदर पढ़ने वाले हैं, जब भी अपना अगला लेक्चर आएगा तो इसके अंदर कुछ और भी परमिसिबल वैल्यू है स्ट्रेसेस की, और किस प्रकार से हम इस चैप्टर को लेकर के चलने वाले हैं, कौन कौन सी इसकी मेथड्स हैं, वो जस्ट अगले लेक्चर पर आपके लिए आ रहा है। उससे पहले अगर आपको लेक्चर सच में पसंद आया, दिल से पसंद आया, तो लेक्चर को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है। और हाँ, वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करना। ये आप लोग का प्यार ही मेरे को मोटिवेट करता है लेक्चर्स को आप लोग के लिए बनाने के लिए। आपको जैसा भी लगा, ठीक है, ख़राब लगा, अच्छा लगा, आप अपने विचार जरूर मुझे बताएं, ठीक है, ताकि मैं अपने आप में सुधार कर सकूं और आपको एक और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर सकूं, ठीक है। और मैंने एक स्पेशल बैच स्टार्ट किया हुआ है। स्पेशल बैच क्या है, जो पूरी तरह से फ्री है यूट्यूब पर। और उसके लिए क्या कि अपन माइंड मैप के थ्रू जेई के लिए एक स्पेशल अदर जेई के लिए, चाहे एसएससी जेई हो गया, चाहे आपका व्यापम जेई, चाहे सब इंजीनियर जेई, कुछ भी जेई, राजस्थान जेई, सबके लिए अपन करके चल रहे हैं। जिसके अंदर मैं सबसे पहले तो सब्जेक्ट का माइंड मैप डिस्कस करता हूँ, ठीक है। माइंड मैप मतलब उसका शॉर्ट नोट समझ सकते हो आप, ठीक है। वो बहुत ही शानदार तरीके से कॉन्सेप्ट भी नहीं आपको समझ में आ जाते हैं। इसके बाद उसके एसएससी जेई के, फिलहाल अभी तो एसएससी जेई के प्रीवियस ईयर पेपर को सोल्यूशन भी लेकर के आ रहा हूँ बहुत ही शानदार तरीके से। तो ये जो 2 क्लास है पर डे की, इसे आप जरूर देखिए, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। ओके दोस्तों, हाँ, और अपने दोस्तों तक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप 6th सेमेस्टर पे, तो हमारा ऑनलाइन कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप 4th सेमेस्टर पर हैं तो ही हमारा सोम का ऑनलाइन बैच चल रहा है, उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप बिल्डिंग ड्राइंग पढ़ना चाहते हैं तो उसका भी ऑनलाइन कोर्स चल सकते हैं। सिविल किसी भी सब्जेक्ट को आप पढ़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि इसके जो मैक्सिमम कंटेंट होते हैं मैं यूट्यूब पर ही अपलोड करता हूँ। कुछ कोर्स पेड करने पड़ते हैं फॉर वेरियस इशूज, ठीक है दोस्तों। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।